हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज हम बात करेंगे चमोली एसटीपी घटना के ऊपर, जिसे 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें, ये उत्तराखंड के इतिहास में काले पन्नों में लिखी गई एक घटना है, जिसमें एक साथ कई लोगों की मौत हो जाती है। मौत के कई कारण निकाले गए, मौत किन वजहों से हुई वो अब भी गुमनाम है। पर सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर क्या लापरवाही थी, क्या उस एसटीपी में हुआ था। एक दिन पहले 2023 में पहले एक चौकीदार की मृत्यु होती है। जब वहाँ पर गांव के लोगों को पता चलता है, जब उस चौकीदार के जो घर वाले हैं वो ढूंढने के लिए उस एसटीपी प्लांट में जाते हैं, तो वहाँ पर वो लाश उस चौकीदार की मिलती है। उसके बाद शुरू होता है गांव में लोगों का वहाँ पर जाना। उसके बाद ये सारा खेल शुरू होता है और इस खेल को 1 साल हो चुके हैं। मजिस्ट्रेट जांच की बात की गई थी, इसमें क्या कार्रवाई हुई वो भी आप सबने देखा। पर एक परिवार है, हरमन गांव है, जहां के सबसे ज़्यादा लोग मौत के घाट इस घटना में उतरे थे, वो आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए गजेंद्र सिंह रावत जी हैं। रावत जी, सीधे सवाल यही है, 1 वर्ष हो चला है एसटीपी जैसी बड़ी घटना और 16 लोग उस घटना में उनकी मौत हो गई थी। क्या कहेंगे उस घटना को लेकर? पहले तो मैं जानना चाहूँगा। दरअसल वो जो सारी जो घटना थी उसकी जिम्मेदारी सरकार है, क्योंकि जो सरकार खुद दावे करती है कि बिजली विभाग की प्रमुख है, गृह विभाग उनके अंडर में आता है, आपदा प्रबंधन उनके अंडर में आता है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो कुछ ऐसा करें कि ताकि लोगों को लगे कि सरकार ने न्याय किया है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और आपको ध्यान होगा, जब उस दिन वो घटना घटी तो उस घटना का एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था, बिल्कुल, और वो बाकायदा डिस्क्राइब कर रहा था, बता रहा था यहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उसके बाद वो व्यक्ति खुद जो है हॉस्पिटल जाके लेट गया। बाद में उस व्यक्ति को मुझे याद है कि शायद उसको एम्स भी लाया गया। तो 2 प्रकार की कहानियाँ हुई। एक तो उसमें लगभग 16 लोग मारे गए थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो है राहत बचाव के नाम पर पैसा कमाने के लिए उन बिस्तरों में लेट रहे थे। तो ये दिखाता है कि 1 साल के भीतर इस सरकार उस दिन जब वहाँ पहुँची, उसके बाद आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री धामी का बयान आया। उसी ज़िले के जो इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है वो भी वहाँ गए थे और बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। इन्होंने कहा था कि हम जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहाँ कार्रवाई हुई? कि लोगों ने लाइव उनको जो है मरते हुए देखा सामने से। जब लोग वीडियो शूट कर रहे थे तो देखा एक के बाद एक लोग गिरते जा रहे थे और बेहद दर्दनाक मौत लोगों को देखने को उस दिन मिली। ये दिखाता है कि जो सरकार है, शासन है, जो प्रशासन है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है। अगर प्राथमिकताएं ये होती उनको न्याय दिलाना, तो निश्चित रूप से आज 1 साल बीत जाने के बाद लोग आज फिर से वहीं पे खड़े न होते कि वो आज भी न्याय की गुहार कर रहे हैं। ये जो शासन है, सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है। अभी तो हम कुछ दिन पहले चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के मुँह से सुन रहे थे कि 4 इंजन की सरकार लगने वाली है, जब वो बद्रीनाथ में वोट मांग रहे थे। तो ये दर्शाता है कि जब आप वोट मांगने जनता के बीच जाते हैं तो आपका चेहरा कुछ और होता है, आपके विचार कुछ अलग होते हैं, आपकी भाव भंगिमाएँ अलग होती हैं। आप किसी यहाँ रोने के लिए चले जाते हो कुछ देर के लिए और बात वही खत्म हो जाती है। असल सवाल ये कि अगर इतनी बड़ी जब घटना हुई, एक साथ इतने लोग सरकार की लापरवाही के कारण मारे गए, उसी बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मारे गए, जिसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री हैं, तो फिर इनको बताना चाहिए कि 1 साल के भीतर आपने क्या किया और अगर नहीं किया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये महत्वपूर्ण है। इसमें ये भी कहा गया कि सर्वे कराए जाएंगे, इंस्पेक्शन होंगे, सेफ्टी ऑडिट्स होंगे, और जो रिपोर्ट हमारे पास है उसमें अधिकतम जो एसटीपीज बने हैं उनमें यही जो टीन है, जो लोहे का काम हुआ है, अधिकतर वैसे ही हैं सेफ्टी ऑडिट्स के नाम पर। सबसे बड़ा सवाल है, एक रावत नाम का वहाँ पर लड़का था, उसने बार बार ये चिताया था वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो अधिकारी थे, कि यहाँ पर कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है, कृपया इस पर सेफ्टी ऑडिट किया जाए, यहाँ पर जो समस्या हो रही है इसे सॉल्व किया जाए। पर उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया गया और आखिर उसकी मृत्यु हुई। और वो सबसे छोटा लड़का वहाँ पर था, उसका भाई आज भी इंसाफ न्याय के लिए भटक रहा है। आज कैंडल मार्च भी गोपेश्वर में होने वाली है, जहाँ पर उस गाँव के लोग जो हैं वहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कितना बड़ा दुविधा है ये। सबसे बड़ी सरकार की नाकामी है, लापरवाही है। और ये भी दिखाता है कि जो सरकार कहती है वो होता नहीं है, वो करती नहीं है। जो ये वायदे करते हैं, जो दावे करते हैं, जो घटना, ये कोई घटना वैसे सामान्य घटना नहीं थी, ये जो है सरकार जनित घटना थी। ये सरकार की लापरवाही के कारण इतने सारे 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए।
अब अगर आज भी उनको न्याय नहीं मिला है तो वो लोग किसके पास जाएंगे? उस क्षेत्र के जो सारे विधायक इनकी दल के थे, आज भी इनकी सरकारें हैं, इनके जो है मंत्री विधायक सब कुछ इन्हीं का तारतम्य है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 1 साल बाद भी अगर आप न्याय नहीं दिला पाएँ तो क्या ये सरकार यहाँ से सिर्फ दिल्ली जाकर गुलदस्ता भेंट करने के लिए है? और इनको बताना चाहिए, जो ऊर्जा विभाग के जो सचिव हैं, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो वहाँ के पुलिस कप्तान उस दौरान थे, जो तमाम प्राइम पोजीशन पर बैठे हुए लोग थे, इन लोगों ने 1 साल के भीतर क्या किया है। और यह सवाल इसलिए गंभीर है कि इस प्रदेश की जो ये सरकार है, ये सरकार गैरसैंण में सत्र करने सिर्फ इसलिए नहीं जाती है, इनको लगता है कि वहाँ इनको ठंड लग जाएगी। अभी इनको लग रहा है कि अभी मानसून सेशन में भी वहाँ नहीं कर सकते कि कहीं बरसात में कोई पत्थर आके किसी मंत्री के विधायक के सिर पर न पड़ जाए, मर न जाए। इनको अपनी मौत का डर है। ये जो अधिकारी यहाँ से जाते थे हेलीकॉप्टर में बैठे, इनको डर है कि बरसात और गर्मी सर्दी में जाना बहुत मुश्किल है। जब बहुत माकूल समय होता है तब ये गैरसैंण जाने की बातें करते हैं। तो इस सरकार की नाकामी है और ये मतलब ये स्पष्ट है इससे कि जो सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो जनता से जुड़ी हुई नहीं है। इनमें से किसी भी मंत्री विधायक का कोई बेटा अगर उसमें मर जाता, किसी का भी कोई घटना हो जाती तो बड़ा त्राहिमाम हो जाता। लेकिन जो आम जनमानस है, उस आम जनमानस के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है वो आपने अंकिता भंडारी मौत में भी देखा। 4 दिन तक बहुत तमाशा होता रहा, बहुत शोर शराबा हुआ, सरकार ने बड़े बड़े बातें की। यहाँ के डीजीपी साहब, उसके पिताजी का जो है, अंकिता के पिताजी का फ़ोन टेप करके जो है उन्होंने सार्वजनिक किया। बहुत सारी बातें हुई। आज कहाँ हैं? आज वो परिवार फिट है, वो महसूस कर रहे हैं। यही हाल है इस घटना के भी कि 16 लोग मर गए, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी प्राथमिकता वो नहीं है। इन लोगों की प्राथमिकता जो सरकार है, जो इनका संगठन है, इनका कहना है कि हमें तो दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनना है, सारे देश में सरकारें बनानी है, जहाँ नहीं बन रही है वहाँ तोड़नी है, जो विधायक अपनी पार्टी में नहीं आ रहा उसको जो है पकड़ के ले जाना है, अगर नहीं जाएगा तो सीबीआई इनकम टैक्स वाला उसको लेकर जाएगा। तो जब तक जो सरकार है, कोई भी लोकप्रिय सरकार तब मानी जाती है जब आप जनता के हित में काम करते हैं। और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो ये तो दिखाता है कि जो सरकार है ये सिर्फ जो है अपने ऐशो आराम के लिए बनी हुई है। एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है रावत जी, अभी उपचुनाव हुए बद्रीनाथ विधानसभा में, जहाँ पर ये घटना लेटेस्ट है, 1 साल ही हुआ है उपचुनाव हुए, एक भी व्यक्ति, सिर्फ नवल खाली जी ने इसका मुद्दा उठाया, उसके अलावा कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं था जो उस गांव भी गया। उस गांव में भी लोगों ने बॉयकॉट किया था, क्योंकि राजेंद्र भंडारी जी उस समय विधायक थे। उन्होंने वादे किए थे कि वो यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, जो भी त्रुटि हुई है, जो गलतियाँ हुई है, उसमें जो सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। और उस समय भी ये हुआ कि उस व्यक्ति, रावत का कहना ये था कि राजनीति इस मुद्दे में हुई और उसके बाद उसे भुला दिया गया, जैसे अंकिता भंडारी प्रकरण में अभी हुआ है। और हमारी भी, हम लोगों की भी शायद याददाश्त कम हो चली है, हम बहुत जल्दी मुद्दों को भूल जाते हैं। क्या होता है, कितना, क्या लगता है आपको इस प्रदेश में क्या अहमियत है, या इस देश में जो जीवन है, जो इंसान की जीवन की कितनी वैल्यू है, क्या मानते हैं आप इस चीज़ में? जो राजेंद्र भंडारी का जो सवाल आपने कहा कि उन्होंने उस गांव में जाकर वायदे किए थे कि वो जो है दोषियों को दंड दिलाएंगे और जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाएंगे, वो तो हुआ नहीं। और उसके पीछे राजू भंडारी का कुछ दिन पहले आपने तर्क भी सुना कि विपक्ष में रहते उनके काम नहीं हो रहे थे, इसलिए वो जो है बीजेपी में चले गए। अब जनता ने उनको ठिकाने लगा दिया है, जनता ने बता दिया कि तुम्हारी जगह जो है, ऐसे व्यक्ति की जगह घर बैठना है, ऐसा व्यक्ति जो है जनप्रतिनिधि बनने लायक भी नहीं है। मतलब अगर आप ये मानते हैं कि आप विपक्ष में हैं तो आप जनता के सवाल नहीं उठाएंगे, या फिर क्या वो ये बता रहे हैं कि जो धामी जी सरकार चला रहे हैं वो सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों की सरकार चला रहे हैं? मतलब जिन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिन्होंने नहीं चुना, क्या उस क्षेत्र की जनता के लिए आप कुछ नहीं करेंगे? इससे तो ये मैसेज है। मतलब राजू भंडारी के आपने लगातार जो बयान सुने उसमें ये तो कह रहे हैं कि विपक्ष में रहते हुए काम नहीं होते हैं। तो अगर विपक्ष में रहते काम नहीं होते तो फिर जो आप संविधान की शपथ लेते हैं, जो आप कहते हैं कि आप एक जो है लोकतांत्रिक सरकार चलाएंगे, आप लोकतंत्र की शपथ लेते हैं, तो फिर आपको ये लेनी चाहिए कि आप तो भारतीय जनता पार्टी की शपथ लीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के कहने पे काम करूंगा, बाकी के कोई काम नहीं होंगे, उस क्षेत्र के लोग मरे बचे, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है। जहाँ तक लोगों के जीवन का सवाल है तो लोगों को बरगलाया जा रहा है। आज की तारीख में आप पूरे देश भर में, दुनिया भर में देख रहे हैं जो माहौल बनाया जा रहा है। आज तो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का एक निर्णय आ रखा है कि आप अपनी दुकान के बाहर अपनी जाति और अपना नाम लिखिए। तो आज स्थिति ये हो गई कि ये नहीं पूछ रहे कि तेरा रोजगार चल रहा है नहीं चल रहा है, तेरे जीवन की कोई वैल्यू है नहीं है। लोगों को जो है मंदिर, मस्जिद, मज़ार और इन तमाम चीज़ों में झुका हुआ है। जो लोगों को सवाल उठाने थे वो लोग या तो डर गए हैं या फिर उन्हें लगता है कि सत्ता के सामने बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। ये ज़्यादा गंभीर है। और निश्चित रूप से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है
डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोकतंत्र के चारों जो स्तंभ हैं उनका बेहद मजबूत होना ज़रूरी है। जितनी मजबूत सरकार है, उतना मजबूत अगर विपक्ष नहीं होगा, उतना ही मजबूत अगर जो है मीडिया नहीं होगा, उतना ही जो आपका जो न्याय व्यवस्था नहीं होगी, तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस देश की वो ध्वस्त हो जाएगी। और इसीलिए आज 1 साल बाद भी अगर उस गांव का कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनका आंसू पोंछने वाला नहीं है, तो ये बेहद शर्मनाक है। और इस देवभूमि के लिए इसलिए शर्मनाक है कि इस देवभूमि में तो ये माना जाता है यहाँ देवताओं का वास है। और अगर आप इस देवभूमि में भी प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद सारे वो विभाग जो से रिलेट करते थे उस दुर्घटना से मुख्यमंत्री के पास है, कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, कोई राहत के काम नहीं हुए, तो निश्चित रूप से सरकार का फेल्योर है। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है रावत जी, आप इसी से मिलता हुआ है। आपने कहा चारों जो स्तंभ हैं और जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसे भी ज़रूर स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि इस प्रदेश की जनता क्या ये चाहती है? यहाँ पर अगर हम जैसे जो पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं, ये नज़र हमें ये महसूस होता है कि जब ऐसे मुद्दे होते हैं जो प्रदेश हित में हों, जैसे सैन्य धाम का कल एक मुद्दा था, वो इसलिए भी ज़रूरी था कि हमारा प्रदेश सबसे ज़्यादा शहादत देने वाला और सबसे ज़्यादा जहाँ माए वीर योद्धा पैदा करती हैं वो इस प्रदेश में आते हैं। एक गांव का मैंने जिक्र किया था, सवाड़ गांव, जो चमोली से ही आता है, मैं इसलिए भी जोड़ता हुआ चल रहा हूँ इसको। सैन्य धाम देहरादून में बना दिया गया और वहाँ पर 48-39 करोड़ का टेंडर होता है और वो टेंडर 100 करोड़ तक पहुँच जाता है और उस पर कोई बोलने वाला नहीं। जब हम कल खबर भी करते हैं, जिस व्यक्ति से हमने खबर ली उनका कहना है कि जो महत्वपूर्ण बड़े मीडियाज़ हैं वो उन्हें कवर नहीं करते। अब क्या लगता है इस कंडीशन में क्या मजबूत हो पाएगा लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही हो पाएंगी? और क्या लोगों को भी यही चाहिए? लोग भी धर्म की जो बातें होती हैं, धर्म में विवाद जो होता है, धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, उसे प्रमुखता से वायरल भी करते हैं, पर जो इन ऐसी चीज़ें हैं उसे नकारते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं मुजफ्फरनगर जा रहा था और रास्ते में जब रामपुर तिराहे के पास में हमने गाड़ी रोकी तो हम शहीद स्थल की तरफ गए। वहाँ पर एक लड़का मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि भाई उसने मेरे को देहरादून के परेड ग्राउंड में आज तक के शो में देखा। उसने कहा कि अग्निवीर को लेकर जो आपने बात कही थी, उसने कहा कि हमने उस वीडियो को काटा और अपनी तमाम जगह उसको जो सर्कुलेट किया। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि भाई जो सेना की व्यवस्था, अग्निवीर वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जो लोग सवाल उठाएंगे वो नहीं मारे जाएंगे। मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं था। उसने कहा कि हमने आपको उस टीवी चैनल, आज तक टीवी चैनल में देखा इस प्रकार से। तो जहाँ तक ये भ्रष्टाचार का सवाल है कि सैन्य धाम के नाम पर 49 करोड़ का जो टेंडर है वो 100 करोड़ तक जाने वाला है, ये दर्शाता है कि इस प्रदेश में जहाँ आज हमारे चारों धाम सुरक्षित नहीं है तो सैन्य धाम कहाँ से सुरक्षित हो जाएगा? आज आप यहाँ पर जो है खुद ही मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर जो है भूमि पूजन करने केदारनाथ धाम का, और कल फिर कैबिनेट का निर्णय आ रहा है कि धाम के नाम से कोई नया नाम नहीं खोला जाएगा। ये एक पहला उदाहरण होगा कि किसी सरकार को के मुख्यमंत्री को अपने भूमि पूजन कार्यक्रम को रद्द कराने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ गई। तो जहां आपके चारों धामों की सुरक्षा को लेकर ही बात है, वहाँ ये पांचवा धाम भी कैसे सुरक्षित हो सकता है? तो इसीलिए जो आज जो सवाल है, गंभीर सवाल, कि आपने सेना को ठेके पर देने के प्रकार से काम कर लिया। आप जो देश की रक्षा का जो सवाल है उसको पैसे से नहीं तोल सकते। आप उसको अगर इस व्यवस्था में तोल लेंगे, आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी को जो बॉर्डर पर लगा देंगे तो वो सिक्योरिटी एजेंसी इस देश को नहीं बचाएगी। गंभीर सवाल है कि जो आप अग्निवीर व्यवस्था लेकर आए उसी से तार तार आपकी जो पूरा जो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, जो चीज़ें, जो सवाल खड़े हो रहे हैं। दो अग्निवीर जो ट्रेनिंग कर रहे थे बेचारे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो एक हताशा का विषय था। और इस देवभूमि में इस प्रकार के भ्रष्टाचार होना बेहद शर्मनाक है। और सरकार को चाहिए कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसको पैसा कमाने का माध्यम बना रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई का सवाल सिर्फ यही नहीं है, उसकी ज़मीन के खरीदने से लेके, उसके टेंडर कराने से लेके, उन मंत्रियों, उन विधायकों के करोड़ों करोड़ रुपए का फ़ायदा होने से लेके, उनकी संपत्ति अर्जित करने से, तमाम सवाल लोगों के जेहन में और ऑन द फ्लोर वो सब चीज़ें हैं, कहीं कोई छुपा नहीं है। असल बात है कि जब चुनाव आता है तो चुनाव आते आते जो है आप लोगों को जो है वो धर्म के उसमें झोंक दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि आपका 5 किलो आटा खाने में फ़ायदा है। आपको बताया जाता है कि अगर आप उनकी सरकार नहीं आएगी तो किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपये बंद हो जाएंगे। आपको तमाम तरह के लालच दिए जा रहे हैं। असल मुद्दों से भटकाने का ये जो काम किया जा रहा बेहद घातक है। और निश्चित रूप से सैन्य धाम को लेकर जो भ्रष्टाचार सामने आया, अगर इसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से जो देवभूमि के जो लोग हैं,
जो मतदाता हैं, जिस प्रकार का अभी आपने जो लेटेस्ट ट्रेंड देखा है कि लोगों ने रिटेलिएट किया है, सरकार की जो कार्य प्रणाली है, उनके जो वादे दावे थे, उन सबको नकारते हुए सरकार को नकारने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में लोग और जागरूकता से इस काम को करेंगे। तो क्या लगता है जो जागरूक लोग होंगे, जो आवाज़ उठाएंगे, उन्हें कांग्रेसी एजेंडा का नाम देकर नहीं बुलाया जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जो इस सनातन धर्म के पुरोधा होते हैं शंकराचार्य, उनको ये बोल दिया गया कि कांग्रेस के एजेंडा को आगे लाने का कार्य कर रहे हैं। जो लोग आवाज़ उठाएंगे, क्या उन्हें कांग्रेस का एजेंडा को आगे बढ़ाने की बात नहीं करी जाएगी? क्या इसको बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जाएगा? ये भी बड़ा सवाल इस पर खड़ा हो जाता है। शंकराचार्य जी का अपमान करने वाले लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है, ये तय है। जिन जिन लोगों ने शंकराचार्य जी के खिलाफ बयान दिया है, आप देख लेना, आने वाले वक्त में खुद ही आपको जो है कभी रोते तड़पते दिखाई देंगे, बिलखते हुए दिखाई देंगे वो लोग। उनको नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। जो शंकराचार्य जी ने जो सवाल उठाए हैं, उनमें से किसने कहा कि कौन सा गलत सवाल है? किसने कहा कि यहाँ 228 किलो 230 किलो सोना लग रहा है? टेम्पल कमेटी के लोगों ने कहा, शंकराचार्य ने वही बात कही। और अगर आप शंकराचार्य के बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहला सवाल प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए। मोदी जी उनके पैर छू रहे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो इन लोगों को जो आज शंकराचार्य जी के खिलाफ बोल रहे हैं, धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ये वही तो लोग थे जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अयोध्या जाओगे तो वहाँ का राशन मत खरीदना, वहाँ का प्रसाद मत खरीदना, वहाँ से कुछ मत खरीदना। ये वही तो लोग हैं। अब ये क्या बद्रीनाथ के बारे में ये बात बोलेंगे कि बद्रीनाथ के लोगों ने इनको हरा दिया है? इस प्रकार के जो जाहिल और जो गंवार टाइप के लोग, जो अनपढ़ लोग, जो धर्मांता जिनके दिमाग के अंदर घुसी हुई है, और जो IT सेल के जो लोग हैं, इस प्रकार के लोग जो समाज के लिए बेहद घातक है। इस ऐसे लोग सिर्फ जो है समाज का और अपना ही बुरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ख़राब माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये लोग आने वाले समय में बहुत पछताएंगे। रावत जी, आप तो खुद भुगतभोगी हैं। इसी प्रश्न पर एक मुकदमा कर दिया गया आप पे, और सवाल ये है कि एक लड़का है आशीष रावत। मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ उन सब मुद्दों की कि जब आवाज़ें उठती हैं तो उन आवाज़ों को दबाने का कार्य किया जाता है। दबाने का कार्य इसलिए कह रहा हूँ कि वो आशीष रावत की एकमात्र गलती थी कि उसने जो प्रदेश के मुखिया हैं उस पर एक कॉमेडी जिसे बोला जाता है, जिसमें अमूमन हमारे देश के बड़े जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर भी एक कॉमेडी वीडियोस बनाए जाते हैं, उनके चेहरे लगा के वीडियोस बनाए जाते हैं, मीम्स बनाए जाते हैं। राहुल गांधी के ऊपर कई मीम्स बनते हैं, और उसके अलावा कई मंत्रियों पर बनते हैं। अचानक ये हो जाता है कि उसकी गिरफ्तारी, उसके ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं। आप भी इसके खुद भुगतभोगी हैं। क्या लगता है कि जब इस तरीके का ये पूरा रवैया रहेगा, कितने लोग होंगे ऐसे जो हिम्मत कर पाएंगे? गजेंद्र रावत जी जैसे व्यक्ति, या उन जैसे कितने लोग होंगे उत्तराखंड में जो इस होने के बाद भी, क्योंकि आशीष रावत एक यंग लड़का है, शायद वो भविष्य में ये काम ना कर पाए, पर गजेंद्र रावत जी ने मुकदमे हुए तो और मुखर हुए। ऐसे गजेंद्र रावत जी जैसे कितने लोग होंगे जो मुखरता से और आगे आएंगे? व्यक्ति का जो पद और कद होता है, वो किस स्थिति में उसे मिला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक समय जो है सोशल मीडिया में खबर चली कि अमित शाह की मौत होने वाली है। बिल्कुल। और किसी ने कहा कि बस अब तो कुछ घंटे बचे हुए हैं। अमित शाह ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ये खबर चलाई। और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के बारे में ऐसी खबर चलाई जाती है, भगवान उसे लंबी उम्र देते हैं। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने भी उस बालक के ऊपर कार्रवाई की है, उन्होंने कहाँ ट्रेनिंग ली, कौन से स्कूल में पढ़ाई की, कहाँ किया, उनको वो पद कृपा के आधार पे मिला, किस आधार पे मिला, वो किसको खुश करने के लिए ये सब करें, ये बड़े गंभीर सवाल हैं। ऐसे तमाम सवालों को लेकर पुलिस शिकायत प्राधिकरण से लेकर हाई कोर्ट में पुलिस को कई बार फटकार पड़ी है, बहुत बार फटकार पड़ी है। ऐसा नहीं कि आपने मुकदमा कर दिया तो उसकी कहीं जान चली जाएगी। आपने झूठा मुकदमा कर रहे हैं, आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कितने दिन आप किसी के खिलाफ क्या कर लेंगे? और जितनी बार भी झूठे मुकदमे हुए हैं, इन झूठे मुकदमों पर सरकार की भी छिछालेदार होती है, उस गृह विभाग की छिछालेदार होगी, उस जिले की पुलिस की होगी, उस जिले की पुलिस के मुखिया की होगी, उस प्रदेश के DGP की होगी। तो इनको भगवान सद्बुद्धि दे, और इन्होंने जो है उस पुलिस ट्रेनिंग के दौरान जो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई का सदुपयोग करें। इस बात पे दिमाग न लगाए कि कोई सरकार की आलोचना कर रहा है। अगर सरकार की आलोचना ही नहीं होगी तो सरकार तो ख़त्म हो जाएगी, सरकार आगे नहीं बढ़ पाएगी, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप काम कर रहे हैं और आपका कोई आलोचक नहीं है तो समझ लो आप मुर्दे हो गए, और मुर्दों की कोई आलोचना नहीं करता है। लेकिन अगर आप जिंदा है किसी पद पे हैं तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस प्रकार के जो पुलिस के जो लोग हैं, वो जिसके भी दबाव में काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उनके लिए भी समस्याएं खड़ी होंगी। और हो सकता है कि घर जाकर जब वो सोने जाते होंगे तो उनका ज़मीर उन्हें कचोटता होगा
कि तुमने किस चीज़ के लिए पुलिस की कसमें खाई थी। जो पुलिस की मतलब जब आप पास आउट होते हैं तो आप वहाँ पे क्या प्रे करते हैं, क्या बोलते हैं, किस प्रकार की जो बातें होती है, और आज आप इस प्रकार का अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप उत्तराखंड की पुलिस का जो है सर नीचा करने से ज़्यादा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब लोगों को लग रहा होगा कि मैं मुद्दे को यहाँ क्यों ले आया हूँ। अब ये मुद्दा कैसे जुड़ता है, मैं इसका अगला सवाल आपसे करता हूँ रावत जी। एक छोटी सी मीम्स बनाने पर तुरंत कार्रवाई होती है, मुकदमा लग जाता है, आपकी पोस्ट की निगरानी करते हुए मुकदमा लग जाता है। चमोली एसटीपी में इतनी बड़ी घटना होती है, उसके लिए मैजिस्ट्रेट जांच होगी, उसके लिए तमाम अधिकारी लगेंगे, क्यों ना उस टाइम पे, क्योंकि वो भी तो बड़ी आलोचना थी। इससे बड़ी आलोचना क्या होगी एक सरकार की जहां पर 16 लोगों की मृत्यु हो जाती है और वो मौत के घाट उतर जाते हैं। क्या इससे बड़ी आलोचना किसी सरकार की हो सकती है? इससे बड़ा फेलियर हो सकता है क्या सिस्टम का? उस समय क्यों नहीं मुकदमे लगाए जाते? उस समय को क्यों नहीं उन अधिकारियों को पार्टी बनाया जाता? क्या कहेंगे इस पर? मुकदमे यहाँ पिक एंड चूज के आधार पर होते हैं। बहुत सारे थानों में, कोतवाली में, पुलिस कप्तान के पास और डीजीपी के पास इस प्रकार की शिकायतों के पोथड़े पड़े हुए हैं, दर्जनों के दर्जनों। बड़े बड़े नेताओं की शिकायतें वहाँ पड़ी हुई हैं। वो कहते हैं कि अगर हम सत्ता पक्ष में नहीं हैं तो हमारी शिकायत दर्ज नहीं होगी। यही तो पुलिस सिस्टम है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई अगर कोई आदमी के साथ कोई घटना हो रही है, वो थाने में जाने से डर रहा है। उसको लग रहा है कि अगर वो थाने में जाएगा तो वो उसकी बात सुनी जाएगी, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर दी जाएगी। ये वो गंभीर सवाल है। और निश्चित रूप से इस संदर्भ में उत्तराखंड के जो महामहिम राज्यपाल हैं, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि उनके रहते हुए, चूँकि वो एक बड़े पद पर हैं, सेना के पद पर जब आप रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से जुड़ती हैं। तो वहाँ पर जो आम सामान्य जनमानस है वो आपसे ये अपेक्षा करता है कि न्याय जो व्यवस्था हो सबके लिए समान रूप से हो। थाना कोतवाली कचहरी में जाते वक्त कोई व्यक्ति ये ना सोचे वो गरीब है, उसके पास कोई महंगा वकील नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सब नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी उनकी खिलाफ आप करते नहीं हैं, और आज उसी का तो परिणाम है। हम तो बहुत पहले से इस प्रदेश के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर आप रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं तो रिश्वत देकर आप छूट भी जाते हैं। मतलब कोई कितना भी भ्रष्ट आदमी है। अभी है ना 74 में हमने जो सबसे बड़ा स्कैम देखा था, बिल्कुल उसका जो मुख्य आरोपी व्यक्ति था इंजीनियर, उनको बरी कर दिया गया। ऐसे दर्जनों और सैकड़ों मामले इस प्रदेश के भीतर हैं। और ये वही सवाल खड़े करते हैं कि जो, और ये इतिहास में याद किया जाएगा। इतिहास इस बात के लिए याद किया जाएगा कि 2024 में जब ये सब हो रहा था, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, वहाँ के मुख्य सचिव कौन थे, वहाँ डीजीपी कौन थे, वहाँ जो है डीएम कौन थे, पुलिस कप्तान कौन थे, तमाम पदों के बारे में चर्चा होगी। ये नहीं कि बातें यहीं खत्म हो जाएंगी, और ये सब बातें इन लोगों के करियर में भी जुड़ती जाएंगी। इसलिए समय रहते इन लोगों को जो है गलत काम करने से बचना चाहिए। और सरकार जो है, सरकार सबकी है, सरकार उन लोगों की भी है जिन्होंने सरकार को वोट नहीं दिया, उस पार्टी के लोगों को जो वोट नहीं दिया। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि समय रहते जो चेतने की ज़रूरत है। ये डीपी सिंह के बारे में भी मैं एक थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। आपने कहा NH 74 के सबसे बड़े एक SIT में क्लीन चिट मिल गई है, और ये भी मैंने तो सुनने में आया है कि उनका प्रमोशन भी कर दिया गया है। वो लिफाफा बंद था, वो लिफाफा खुल चुका है, और उस लिफाफा खुलने के बाद शायद उनका प्रमोशन कर दिया गया, और ADM का चार्ज जो उन्हें ग्रेड पे के थ्रू माध्यम से होता है वो दे दिया गया है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सरकारें इन अधिकारियों पर इतनी मेहरबान क्यों? ऐसी चमोली STP घटना जैसी घटनाओं में भी चुप्पी साधी, NH 74 में चुप्पी साधी। क्या इसलिए कि इसमें बड़े अधिकारी फंस सकते थे? क्या इसलिए चुप्पी थी? क्या स्ट्रक्चर बनने पर उसके अलावा जो विभाग था उसके बड़े अधिकारी इसमें नप सकते थे, इसलिए चुप्पी थी? और आज ये क्लीन चिट जो सबके सामने है वो निकल कर आ रही है। हाँ, उस NH 74 घोटाले में हमने ये भी देखा था कि 2 IAS अधिकारियों को जो है सस्पेंड किया गया था। आज कहाँ हैं वो दोनों? दोनों सचिवालय में बैठे हुए, बिल्कुल, और बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिए गए हैं। ये दिखाता है कि जो शासन और सत्ता है वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए क्या कर रही है। उस घोटाले की जांच के लिए जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिट्ठी लिखी थी तो वहाँ से नितिन गडकरी ने उनको फटकार लगाई कि भाई इन मामलों की CBI जांच की ज़रूरत नहीं है, इससे समय बर्बाद होता है, हमारे जो सड़कें बनने का काम है वो ठप हो जाएगा, इसका मतलब आप कुछ भी करते जाओगे। और अगर इन लोगों को आप इस प्रकार की शय मिलेगी जब भारत सरकार के उसी विभाग के मंत्री कह रहे कि CBI जाँच की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो उस दिन सदन में था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सारे हाउस को रोक के कहा कि मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन ये है कि CBI जांच की संस्तुति हो गई है। मतलब NH 74 घोटाले में CBI जांच के लिए हाँ कर दिया सरकार ने, उसको रोक दिया गया। तो जब इस प्रकार से रोका जाता है और भ्रष्ट अधिकारियों को जो है
बचाने की कोशिश की जाती है। तो इसीलिए तो आज कहीं जो है ये जो हो रहा है इस प्रदेश में, कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं लोग मर रहे हैं, कहीं बिल्डिंगें गिर रहे हैं, कोई करंट से मर रहा है, कोई किसी उसमें जो सब चीज़ें हो रही है। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक ये लोग ये नहीं इस भाव में नहीं आएंगे। ये प्रदेश किसी की कृपा से नहीं मिला है, 42 शहादतों से मिला है, जवान लड़कों ने अपनी जान गंवाई तब ये प्रदेश मिला है। लेकिन चूंकि इनमें से अपना किसी का कोई नहीं रहा होगा उस दौर में, जो लड़ने वाले लोग थे, जो संघर्ष करने वाले लोग थे, इसलिए मुझे लगता है शायद उस पीड़ा को महसूस न करना। ये पीड़ा, और आपने बात की सिग्नेचर पुल कल गिर गया, सबसे बड़ी बात है 66 करोड़ के आसपास की लागत का जो ये पुल था वो गिर जाता है अचानक। और सबसे बड़ी सवाल यही फिर वो खड़े हो जाते हैं, चाहे वो STP हो, चाहे वो सिग्नेचर पुल हो, और चाहे ऑल वेदर रोड हो। सवाल इसलिए है कि ऑल वेदर रोड तो वो नाम की है ही, पर वो बरसात में बंद हो जाती है। सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो जाते हैं, ऑल वेदर रोड काम करेगी सिर्फ मानसून में बंद हो जाएगी, और अक्सर अमूमन पहाड़ दरकते रहते हैं और वो बंद हो जाती है। मकसद था, एक ड्रीम था कि हर वेदर में, हर मौसम में उस सड़क को हम आवाजाही के लिए रख सकें। क्या ऐसा मुमकिन लग रहा है क्या नीचे से ऊपर तक क्या ये पुल गिरे हैं? या एक बड़ा अच्छा लेख में किसी का पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है ये पुल ही नहीं गिरा, अधिकारी भी गिर गए, उसके बाद नेता भी गिर गए, उसके बाद सबसे छोटा ठेकेदार भी गिर गया, उसके बाद जाकर ये पुल गिरा है। क्या कहेंगे इस पर? उस ऑल वेदर रोड का जिस दिन भूमि पूजन या जो पत्थर लग रहा था वो देहरादून के परेड ग्राउंड में लगाया गया। हरीश रावत की सरकार थी और नरेंद्र मोदी के हाथों वो सब काम हुआ था कि भाई ये सब जो है अब यहाँ 12,000 करोड़ रुपए की सड़कें बननी है। उसका जो उससे पहले एक वीडियो दिखाया गया, उस वीडियो को मतलब वो वीडियो इतना भ्रामक था और उसका नाम जो दिया गया उसी दिन सवाल खड़े होने लग गए थे। तो लोगों ने कहा भाई ये जो मोदी जी ये सब जो वीडियो लेकर आए हैं शायद उन्हें उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति का मालूम नहीं है, लेकिन चूंकि उनके भाषणों में बहुत शोर शराबा था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भाषण देने में जाने जाते हैं, बहुत सारी बातें कही गई। उस 12,000 करोड़ रुपए की लागत का आज क्या हाल है? बरसात में तो हमेशा यात्रा रोक दी जाती थी, आज भी रुकी हुई है। नए डेंजर जोन खड़े हो गए हैं, बिल्कुल लोग मर रहे हैं, ऊपर से पत्थर गिर गिर के पता नहीं कितने तीर्थयात्री मर गए, हमारे उत्तराखंड के लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। और इन सारे कामों में उत्तराखंड के व्यक्ति की जो औकात है, जो उसकी हैसियत है, वो एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर की बना दी जाती है। उन 12,000 करोड़ रुपए के काम जिन लोगों को दिए गए उनमें से किसी का देहरादून में ऑफिस भी नहीं है, पूरे उत्तराखंड में कहीं ऑफिस नहीं है। उन लोगों ने दिल्ली में बैठकर सेटिंग करी, उन्होंने ठेके लिए और बाकी उसको एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को देते चले गए। आज ये हालत है। तो जो पुल कल गिरा, जो 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 पुल गिरने की घटना हुई, उस पुल के गिरने की घटना ये पहली भी नहीं है। हमने तो कुछ समय पहले तब भी पुल गिरते हुए जब खंडूड़ी जी CM हुआ करते थे, बिल्कुल खंडूड़ी जी उसके बाद जो है विदा हो गए, लोगों ने उन पर तमाम आरोप लगाए, हालांकि वो दूसरी प्रकार की पॉलिटिक्स के लिए जाने जाती कि ईमानदार हैं। उनके कार्यकाल से तमाम जगह पर ये सब बातें हुई है। तो निश्चित रूप से जो ये भ्रष्टाचार, ये पुल के गिरने का जो कारण है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। और ये निश्चित रूप से जो उत्तराखंड की जो जनता है, उन लोगों को, इन लोगों से ज़रूर सवाल पूछने चाहिए, कितने भारी भरकम काम ये सब जो हो रहे हैं इस प्रदेश में, ये किसकी कीमत पर हो रहे हैं। जी आपने एक सवाल खड़ा कर दिया, मैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आ गया। कल एक कैबिनेट में एक फैसला आया है जिसमें कॉन्ट्रैक्टरों की बात रखी गई है। शायद 5 लाख तक के जो ठेके हैं वो सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को दिए जाएंगे। 5 लाख में रावत जी आपके हिसाब से क्या बन सकता है अभी उत्तराखंड में? क्या लगता है आपको, किस तरीके के ठेके देने की बात हो रही होगी? उत्तराखंड का आदमी नौकर बन सकता है, उसको जो है पेटी कॉन्ट्रैक्टर का पेटी कॉन्ट्रैक्टर बनाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि गाजियाबाद के ठेकेदार आएंगे, हरियाणा के आएंगे, दिल्ली के आएंगे, पंजाब, राजस्थान और नीचे जहाँ भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की कंपनियाँ हैं, उनकी कंपनियों को देने के लिए शायद ये तैयारी की जा रही है। और ये जो भ्रष्टाचार है, ये इतना मतलब इन लोगों की जड़ों में घुस गया है कि इनका ये मानना है कि जो उत्तराखंड का व्यक्ति है वो किसी लायक नहीं है। और ये है नहीं है। उत्तराखंड के जो हैसियतवान जो लोग हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जिनकी बड़ी इस्टेब्लिश कंपनियां हैं, उनको रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है ताकि बाहर के लोगों को काम दिया जा सके। और यहाँ का आदमी जो है बाहर जाकर बर्तन धुलने की नौकरी कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि उसके पीछे यही सोच होगी। बहुत शुक्रिया रावत जी, क्योंकि तमाम बिंदुओं पे बात हो गई है। अब सवाल यहाँ है कि क्या होगा। एक भाई जो है बड़ा, वो आज कैंडल मार्च निकालकर गोपेश्वर से अपने भाई के लिए न्याय मांग रहा है। वो पूरे लोग वहाँ पर होंगे। आप लोग से जितने भी लोग जो चमोली से जुड़े हुए हैं, गोपेश्वर से जुड़े हुए हैं, ज़रूर जाइएगा, उन परिवार का समर्थन कीजिएगा। और मैंने वादा किया था उस भाई से, मैं वहाँ नहीं हूँ उस समय,
तो मुझे ये सबसे अच्छा माध्यम लगा कि मैं उस भाई की आवाज़ उठा सकूं, उस माँ की आवाज़ उठा सकूं। तो मैंने ये माध्यम चुना और इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कर दिएगा कि उस भाई तक ये पहुँचे तो उसे लगे कि उसके भाई ने जो उससे वादा किया था उसने पूरा किया है। रावत जी की बातें आपने सुनी और किस तरीके से पूरे प्रकरण पे, और ये सारे प्रकरण जुड़ते एक दूसरे से हैं, ये प्रदेश एक दूसरे से कहीं ना कहीं बातों से जुड़ता हुआ नज़र आता है। हम भी देखते हैं कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी। और 1 साल बीत गए, आज भी वो माँ वो बेटे इंसाफ की राह तक रहे हैं। हम भी इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।